घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। Second question, why would the Prime Minister and Home Minister give this gift? जी हां दोस्तों, शाह से ममता ने किया हिसाब बराबर, गाली के जवाब में दे दी भयंकर गाली। एनडीए और इंडिया गठबंधन में हो गई भयंकर भिड़ंत। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर संसद के भीतर अमित शाह के उस साले वाले गाली के बाद में ममता बनर्जी ने ऐसी कौन सी बड़ी गाली दी जिससे मोदी शाह समेत पूरा कुनबा तिलमिलाया हुआ है। आखिर ममता बनर्जी ने अमित शाह को लेकर जो कुछ कहा है, क्या उस पर बीजेपी में इतनी हिम्मत और दम है कि केस कराए? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, ममता बनर्जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जो कहती हैं, जिस अंदाज में प्रहार करती हैं, ऐसा नहीं कि आज ये कर रही हैं, ये पहले से लगातार करती आ रही थी। मगर जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में जीत के पीछे की जो धांधली या खेल कथित तौर पर नजर आया, और अब बंगाल में जो कुछ चल रहा है, उससे ममता बनर्जी के निशाने पर सीधे सीधे मोदी और शाह हैं। इसीलिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को न सिर्फ ममता बनर्जी ने खतरनाक कहा, बल्कि यहां तक कहा कि शाह की आंखों में दहशत दिखती है। उनकी एक आंख में आपको दुर्योधन तो दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा। एसआईआर के बहाने से जिस अंदाज में अमित शाह की साजिश उसे बताते हुए जिस तरीके से जनता को उन्होंने अपने हिसाब से प्रोत्साहित करने की कोशिश की, या यूं कहें कि नियमों के हिसाब से उसका उल्लंघन किया। एसआईआर के नाम पर माओ बहनों के अधिकार छीन लेंगे, ममता कहती हैं। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा, अपने वोटर्स को जो समझाया, जो बताया कि आपके पास किचन के बर्तन तो कम से कम ही है। इससे अगर कोई आपका नाम काट रहा है, अगर किसी तरीके से एसआईआर से जुड़े हुए चुनाव आयोग के लोग, अधिकारी अगर कुछ इस तरीके से आपके नाम के साथ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो फिर आप उन किचन के बर्तन से इनसे लड़िए, उनको सबक सिखाइए। यानी कि ममता बनर्जी सरकार और चुनाव आयोग से दो हाथ ही सिर्फ नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने वोटरों की एक ऐसी फौज तैयार कर रही है जिसका प्रभाव अभी से बंगाल में दिखना शुरू हुआ। दोस्तों, दरअसल इसी बीच अमित शाह ने एक बयान देकर पंगा ले लिया। मैं आपको बताऊंगा कि शाह के बयान में कितना झूठ है, कितना सच है, मगर उससे पहले आपको सुनवाता हूं शाह ने कैसे, किस अंदाज में क्या कुछ कहा। घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है। इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर दोस्तों, अमित शाह का इतना कहना उन्हीं के गले के फांस बन गया। ममता को फुल टॉस जैसे दे दिया हो, और ममता ने इसे फुल टॉस पास करके उसे बाउंड्री के बाहर छक्का मारा। देखते रह गए शाह। ममता ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया, संसद में मोदी और शाह दोनों ने झूठ बोला है। शाह झूठ बोलकर भ्रमित कर रहे हैं। 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। दरअसल बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। बीजेपी के लिए ममता का नाम जोड़ने और विपक्ष के मतदाताओं का नाम हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, मगर इससे हम सफल नहीं होने देंगे। बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन कैंप भेजने की जो साजिश है, किसी कीमत पर उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे मोदी जी। ममता बनर्जी की हुंकार है। दोस्तों, ममता कहते हैं कि शाह दिल्ली से बीजेपी समर्थक अफसर भेजते हैं बंगाल में, जो जिला अधिकारियों की निगरानी कर रहे हैं। सुन ले मोदी और शाह और चुनाव आयोग कि अगर किसी को बाहर निकाला गया तो हम उसे वापस लाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उधर संसद में संजय सिंह ने जब मोदी और शाह और चुनाव आयोग के धागे खोले
तो देखिए कैसे पूरा सत्ता पक्ष तिलमिला करके खड़ा हो गया। मानो ऐसा रहा जैसे इनके पीछे मधुमक्खी के छत्ते को लाकर फेंक दिया गया। बात करते हैं बिहार में। सर, बिहार में आपने अचानक कहा पूरे राज्य का एसआईआर होगा। एसआईआर आपने कराया, करीब करीब 65 लाख वोट काट दिए वहां पे। और मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ विधानसभाओं की सूची पढ़ना चाहूंगा। मोतिहारी में 54,000 वोट काट दिया, बीजेपी 13,000 वोट से जीती। गोपालगंज में 66,000 वोट काट दिया, बीजेपी 28,000 वोट से जीती। संजय जी, बरौली में 46,000 वोट काट दिया, बीजेपी 12,000 वोट से जीती। अनमोल में 37,000 वोट काट दिया, बीजेपी। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे। प्लीज सर, ये गड़बड़ी पे बात हो रही है। प्लीज गड़बड़ी क्यों? समय चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर मेरा टाइम जा रहा है। तो सर विषय पर बोलिए। सर विषय पर बोल रहा हूँ सर। नहीं, विषय पर नहीं सर, बोल ये रहे। विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। नो, ठीक है सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। विषय पर बोलिए। नहीं, मेरा सारा का सारा समय चला जा रहा है सर। आप विषय पर बोलिए। जो चीज सब जुडिस है उसके बारे में ऑनरेबल चेयरमैन हैज मेड इट क्लियर। प्लीज। इलेक्शन में ऐसे गड़बड़ियां होते हैं, उसको क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। ये सारे कंप्लेन माननीय एलओपी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सब जुडिस मामला है, इस पर मैं अलाउ नहीं करूंगा। ऑलरेडी चेयरमैन ने कहा। माननीय संजय सिंह, आपका समय जा रहा है। आप माननीय सर, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। फिर ऐसे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप कानून। सर, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे। आप संवैधानिक मर्यादाओं, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे। चेयर पर आरोप करेंगे, ये आपको फ्रीडम है। आप कुछ भी कह सकते हैं नियम कायदे के बाहर जाकर के। ठीक है सर। दूसरी बात सर, प्लीज, ईवीएम का इस्तेमाल देश के अंदर शुरू हुआ। प्लीज। और जब ईवीएम का इस्तेमाल, दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा सत्ता पक्ष हमाम में नंगा कर दिया गया हो। तब इंडिया गठबंधन के एक और सांसद ने खड़े होकर मोदी शाह के ततरई का पर्दाफाश किया। कहा, चलती ट्रेन में दाढ़ी खींचोगे, बोलोगे वंदे मातरम बोलना है। वंदे मातरम जिसका आपके राजनीतिक पूर्वक बेइज्जती करेंगे, उसे अपनाएंगे नहीं। भारतीय तिरंगे को 52 वर्षों तक नहीं लगाएंगे और उसके बाद आप बोलोगे चलो वंदे मातरम बोलना है। आपके राजनीतिक और सांस्कृतिक पूर्वज अंग्रेजों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गद्दारी करेंगे, अंग्रेजों की मुखबिरी करेंगे और आप बोलोगे चलो बोलना है वंदे मातरम। आखिरकार कौन सी ऐसी बात है 1947 से लेके आज तक किसी भी कांग्रेस रूल स्टेट में कभी भी वंदे मातरम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अपोजिशन रूल स्टेट्स में जहां अपोजिशन रूल करती थी, किसी भी स्टेट में वंदे मातरम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एनडीए के अलायंस बहुत सारे स्टेट में रूल करते हैं, उन स्टेट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर वंदे मातरम के डिप्लॉयमेंट को लेकर कहीं प्रॉब्लम होता है तो भाजपा शासित स्टेट में ही वो प्रॉब्लम होता है। आप जब बार बार अग्रेसिव नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अरे कौन लगाता है नारा? ये कौन लगाता है नारा? चलती हुई ट्रेन में किसी की दाढ़ी खींच के आप बोलते हैं कि वंदे मातरम कहना है और हिंदुस्तान में रहना। एंटी सोशल एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स, ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा राष्ट्रगीत क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उनके बदौलत हम हमारे राष्ट्रगीत को छोड़ देंगे। ये राष्ट्रीय पार्टियां क्या कर रहे हैं सर हिंदुस्तान के अंदर? हमें किसी को एतराज नहीं वंदे मातरम से, लेकिन जिस तरह भाजपा उसको डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं उससे जरूर प्रॉब्लम है। क्योंकि आजादी के आंदोलन के टाइम पे वंदे मातरम अपने जबान पे लेके फांसी के फंदे पे लोग चढ़ गए। वंदे मातरम कहते कहते जेलों में चले गए। उसमें कोई हिंदू महासभा का एक भी बंदा नहीं था, इनके पूर्वजों का एक भी बंदा नहीं था। इतिहास में लोग थे नहीं आजादी के आंदोलन में। अब इतिहास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये इतिहास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे इनकी इतिहास बिल्कुल थी नहीं। तो आज मैं लगातार ये जो भाषण पे भाषण जो सुन रहा हूं, ये राष्ट्रगीत को राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और राष्ट्रवाद से कोशिश करके कहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पार्टियां राष्ट्रवाद के तहत चलते नहीं। कल कोई यहाँ पे खड़े होकर इनके महान नेता कह रहे थे फलाने तरीके का राष्ट्रवाद होना चाहिए। भाई राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? देशवासियों के लिए राष्ट्रवाद है, देशवासियों की वजह से राष्ट्रवाद है, हर एक नागरिक के लिए राष्ट्रवाद है, जो हिंदुस्तान में जो पैदा होता है उसके लिए राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवाद ये हमें सिखाएंगे, राष्ट्रवाद ये हमें सिखाएंगे जो जिन्ना के सर एक मिनट सर, 1 मिनट सर। अब ये राष्ट्रवाद हमें सिखाएंगे जो जिन्ना के मगर पे जाके माथा टेकते हैं, ये राष्ट्रवाद सिखाएंगे जिससे जिन्ना को सेकुलराइज करते हैं, ये राष्ट्रवाद सिखाएंगे जो। आप बोलिए, आपकी बात रिकॉर्ड।
मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों पर मानो सरकार को वाकई हमाम में बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया गया हो। सरकार खामोश, मौन, लेकिन जैसे ही इनसे वोट चोरी पर सवाल पूछो छटपटाने लगते। राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही कर दिया जिस पर शाह के गोलमोल वाले अंदाज को आप देखिए और सुनिए, मौज लीजिए और हंसिए कि राहुल गांधी का सवाल क्या है और अमित शाह का थेतरी वाला जवाब क्या है। Second question, why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the Election Commissioner? सीईसी को 2003 में कानून बनाकर इम्यूनिटी दी। मान्यवर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में ही ईसीआई के अधिकारियों को जो इम्यूनिटी प्राप्त है उससे जरा भी बढ़ोतरी नहीं करी। हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 के एक्ट को पुनरावृत्ति की है। मान्यवर, आरपीए एक्ट की धारा 32 और आरपीए एक्ट 51 के सुधार की धारा 146C कहती है कि चुनाव आयोग के कोई भी अधिकारी जिसमें इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं, इस पर कोई मुकदमा चुनाव प्रक्रिया के लिए नहीं चल सकता। ये प्रावधान है मान्यवर, और वो प्रावधान को 23 के कानून में इसको भी हमने संरेखित किया है मान्यवर। जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है जिन स्थितियों और परिस्थितियों में सत्ता पक्ष को ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा कि उसे करना क्या चाहिए, बोलना क्या चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो फैक्ट है कि इनके स्क्रिप्ट राइटर या तो तैयारी करके नहीं लिखते हैं या तो खुद इनको इस बात की जानकारी नहीं कि ऐसा ऐतिहासिक फैक्ट और तथ्य दरअसल है क्या। कुछ भी अंड बंड झूठ अनाप शनाप बोल के निकल जाओ और गटर मीडिया उसे प्रसारित करता रहेगा। लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जमाना है मित्रों, इसलिए आप भी जागरूक हैं, अपनी जागरूकता और बढ़ाएं। आपकी राय क्या है, संसदीय शब्दों में जरूर लिखें।